हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। आज की सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश की। झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्वी सिंहभूम। उसी पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत एक शहर है जमशेदपुर, जिसको हम लोग टाटानगर के नाम से भी जानते हैं। और टाटा स्टील में काम करने वाला दीपक कुमार के परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। दीपक कुमार, जिसका उम्र लगभग 42 वर्ष है, और उसकी पत्नी मीना कुमारी, जिसका उम्र लगभग 36 साल है, और उसकी बड़ी बेटी श्रावणी कुमारी, जिसका उम्र 16 साल है, और छोटी बेटी दिव्या, इसका उम्र लगभग 10 साल है। दोस्तों, ये घटना है 12 अप्रैल 2021 की। और जमशेदपुर जो टाटा स्टील है, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर में एक कदमा है, और कदमा के तिस्तानगर रोड क्वार्टर नंबर 97 में ये घटना हुई है। और दैनिक की तरह दीपक कुमार की पत्नी सुबह उठ जाती है, और सुबह उठने के बाद नाश्ता बनाती है। बनाने के बाद लगभग 8-9 बज रहा होता है। उसी समय सबको नाश्ता दे देते हैं। अपने दोनों बेटी को नाश्ता देने के बाद फिर अपना पति को भी दे देते हैं, और देने के बाद सब कोई अपना अपना रूम में आराम से बैठे हुए होते हैं। उनकी 2 बेटी होती है, जो दिव्या कुमारी और श्रावणी कुमारी। वो अपना रूम में मोबाइल में अपना वीडियो गेम देख रहे थे, और पास में ही दूसरे रूम में जो अपनी पत्नी होती है, वो चेयर में बैठ करके कुछ सोच रही थी। सब कोई नाश्ता करने के बाद आराम कर रहे थे। कुछ देर के बाद दीपक कुमार अपने हाथ में हथौड़ा लेता है, और लेने के बाद फिर बगल के कमरे में जो अपनी पत्नी बैठी हुई है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। 2-4 बार हमला करने के बाद वहीं पर ही मीना कुमारी गिर जाती है। जैसे ही मीना कुमारी मर जाती है, तो दूसरा रूम उसने चला जाता है, और दूसरा रूम में जो अपने 2 बेटी मोबाइल में गेम देख रहे थे, उसके ऊपर उन दोनों के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला कर देता है। 2-4 बार हमला करने के बाद बेटी दोनों हमला करने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन इतना ज़ोर-शोर से उन दोनों के ऊपर हमला किया कि उन लोग हल्ला भी नहीं कर सके। जब उन लोग बेड के ऊपर में छटपटा रहे थे, कुछ आवाज़ उन लोग लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसने तकिया से उन दोनों को दबाने का प्रयास किया, और तब तक उसने उन दोनों के ऊपर दबाए रखा जब तक उनके प्राण ना निकल जाए। कुछ देर के बाद दोनों बेटी का प्राण भी निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो इत्मीनान हो जाता है कि दोनों बेटी का जान चली गई है। अब वो आराम से वहाँ से निकल जाता है। उसका ससुराल रहता है लक्ष्मी नगर, वहाँ चल जाता है, और चल जाने के बाद जैसे ही मेहमान को उस घर में यानी कि ससुराल में सत्कार किया जाता है, उसी हिसाब से उसको व्यवहार किया जाता है। पहले उसे नमस्कार किया जाता है, उसके बाद उसको चाय पानी के लिए भी पूछता है। तो उसके सास ने भी उसे बहुत इत्मीनान से चाय वाय पिलाया, और पिलाने के बाद फिर उसे अपने दामाद से पूछने लगा कि क्या बात है, आज आपने ड्यूटी नहीं किया? तो बहुत ही इत्मीनान से, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं जैसा उसने अपने सास से बिहेव कर रहे थे। और उसने बोला कि ससुर जी, मेरे घर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इसके चलते हम लोगों को अभी पेमेंट भी कुछ दिन से नहीं मिला है, इसके चलते ज्वेलर की आवश्यकता है। तो जितना भी आपके घर में हम लोगों का ज्वेलरी रखा हुआ है, आप कृपया दे दीजिए। ससुर माँ भी क्यों मना करती, क्योंकि आखिर सामान तो उसी का है, और उसी के ससुराल में उसे रखने के लिए दिया हुआ था। इसीलिए उसने खुशी-खुशी सारा जितना भी सामान ज्वेलर था, सारा सामान उसने अपने दामाद जी को दे देते हैं। दीपक जी जैसे ज्वेलर को अपने हाथ में आता है, तो उसने सीधा अपने घर ना आकर उसने ज्वेलर की दुकान में चला जाता है, और ज्वेलर से उसे नाप-तोल करने के लिए कहता है। ज्वेलरी दुकानदार भी कुछ हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग यहीं से ही ले जाता है हमेशा। ज्वेलरी कोई भी ज़रूरत सामान होती है तो यहीं से ही वो लोग ले जाते हैं। इसलिए नाप-तोल करने के बाद उसे कीमत बताया लगभग 4 लाख रुपया। कुछ देर के बाद ज्वेलर मालिक बोलता है, अगर आपको पैसा का ज़रूरत है तो मेरे पास उतना पैसा तो है नहीं,
अगर आप 3 लाख रुपया अगर आप लेना चाहें तो ले जाइए, और बाकी पैसा मैं कल आपको भिजवा दूंगा या फिर आके ले जाना। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए दीपक कुमार भी हाँ कर लेता है और 3 लाख रुपया लेके वो वापस घर चला जाता है। जैसे ही वापस घर चला जाता है तो देखता है बाहर में जो ट्यूशन टीचर आई हुई है, जिसका नाम है रिंकी घोष, वो बाहर में खड़ी हुई है। उसको देखकर दीपक कुमार गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाने के बाद फिर जो अपने पास हथौड़ा रहता है उसको निकलता है, और निकलने के बाद उसे दौड़ाने लगता है। जब दौड़ाने लगता है तो रिंकी घोष घर के अंदर घुस जाती है, और घुस जाने के बाद अंदर का नज़ारा देखने के बाद उसका भी होश उड़ जाता है। और होश जैसे जैसे ही उसका नज़ारा देखने के बाद उसका होश उड़ जाता है, और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का बहुत ही प्रयास करता है। दौड़ा दौड़ा कर दीपक कुमार उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसे मुंह में दबा देता है, और दबाने के बाद फिर उसे दोनों हाथ को बांध देते हैं, और बांधने के बाद फिर उसका मुंह को भी किसी कपड़ा से उसे बांध देता है, जो कि हल्ला ना कर सके। कुछ देर के बाद उसने उसके ऊपर भी तबड़तोड़ हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो भी बेसुध गिर जाती है, और गिरने के बाद वो मर जाती है। कुछ देर के बाद रिंकी घोष को वो इत्मीनान से देखने लगता है। उसका शरीर और सुडौल चेहरा को देखकर उसे मन में कुछ अजीब तरह का हरकतें होने लगता है। तो उसे मारे हुए रिंकी घोष के शरीर से खेलना शुरू करता है। जब वो खेलता है कई तरह से अलग अलग जगह पर, प्राइवेट पार्ट पर भी उसने छूता है, तो जिससे उत्तेजना उसे प्रभावित करता है, जिसके चलते दीपक कुमार के मन में एक अलग ही सोच आती है, और जिसके चलते रिंकी घोष जो मरी पड़ी हुई है उसके साथ भी बलात्कार करता है। कुछ देर होने के बाद फिर रिंकी घोष के बॉडी को अपने बेड के नीचे में घुसा देता है। घुसाने के बाद फिर उसने और अपने भांजा को फ़ोन करता है, जिसका नाम है रोशन। रोशन को फ़ोन करता है, आप आ जाइए हमारे घर, और हमारे घर में आप लोगों का ही जो आज हम लोगों का घर में ही आप लोगों का सारा खाना बना हुआ है, आप लोग घर से खा के मत आइए, हम लोगों का घर में पूरा परिवार आ जाइए, और परिवार साथ में हम लोग मिलकर सब कोई हम लोग खाएंगे। फ़ोन करने के 1 घंटा के बाद भी भांजे जो रोशन कुमार होता है नहीं आता है, तो फिर दोबारा उसने फ़ोन करता है। तो फ़ोन करने के बाद उसे रोशन बोलता है कि हम लोग रास्ते में है, कुछ देर के बाद पहुंच जाएंगे। उसका भांजा जो होता है रोशन, और उसका पत्नी होती है आराध्या, और साथ में उसका एक साल का बच्चा होता है, और उसके साथ जो रोशन का एक साला होता है अंकित, उन लोग उसको भी साथ में उन दोनों लेके आ रहे थे। रास्ते में जो 1 साल का बच्ची होती है, रास्ते में वो कुछ सुसु टाइप कर देती है, जिससे उसका कपड़ा गंदा हुआ रहता है। तो गंदा होने के चलते उसने दीपक कुमार अपना मामा को फ़ोन करता है कि मेरा जो बेटी है सुसु कर दी है, जिसके चलते हम लोग का कपड़ा पूरा गंदा हो गया है, जिसके चलते हम लोग इसको आने में थोड़ा सा देरी हुई है। कुछ देर के बाद उन लोग दीपक कुमार के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद फिर उन लोग जैसे ही घर घुसते हैं, तो घुसने के बाद उसे पहले जैसे उसको सत्कार किया जाता है, मेहमान को सेवा किया जाता है, उसी हिसाब से उसको भी सेवा करते हैं। वो लोग इत्मीनान से बैठ जाता है, और बैठने के बाद जो रोशन का जो पत्नी होती है आराध्या, वो बाथरूम पर चले जाते हैं, और अपने जो बच्ची है उसको साफ करने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर बातें करते हैं, और बातें करने के बाद फिर दूसरा रूम से दीपक कुमार आता है, और पीछे से छुपा के रखता है अपना हथौड़ा, और उसे ताबड़तोड़ रोशन और उसके साला अंकित के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही उन लोग उसके ऊपर जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है, हमला करने के बाद उन लोग बहुत ही हल्ला करने का प्रयास करता है, और हल्ला करते हुए बीच बचाव किया, और बीच बचाव करते हुए अपने हाथ से उस हथौड़े को पकड़ने का प्रयास किया, जो कि रोशन को ठीक से नहीं लगा। हल्का फुल्का चोट लगी, लेकिन ठीक से नहीं लगा। ये बात सुनकर जो बाथरूम में अपने बेटी को धो रही थी आराध्या, वो दौड़कर आ जाती है, और आ जाने के बाद फिर उसने भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाने के बाद वहाँ से उन लोग तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और
हड़बड़ करके वहाँ से निकल जाने के बाद अपना जो बाइक लिए हुए रहते हैं उसी से उन लोग भाग जाते हैं। वहाँ से उन लोग निकल जाते हैं और अस्पताल चल जाते हैं और अब अपना इलाज कराने लगते हैं। दीपक कुमार इन लोगों को नहीं मार सका, इसीलिए उसे बहुत अफसोस होता है। उसे सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन लोग तो मेरा पाला पास कर देंगे और हम जेल जाएंगे, पकड़ा जाएंगे। इसी के डर से उसने अपने कमरे को पूरा बंद कर देता है, बाहर से लॉक भी लगा देता है। लॉक लगाने के बाद वो भाग जाता है। जैसे ही रोशन कुमार चल जाता है अस्पताल और वहाँ पर अपना घटना सारा कुछ बता देता है। इधर जो है रिंकी घोष घर में उनको बहुत देर तक होती है, बहुत देर तक घर में नहीं आती है, तो बार बार फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ बता रहा था और स्विच ऑफ बताने के चलते वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। शाम तक जब रिंकी घोष घर नहीं आती है तो घर परिवार जो जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वहाँ पर सब कोई चल जाते हैं। जैसे ही उन लोग वहाँ पर जाते हैं तो बाहर से छिटकिनी लगा हुआ है। छिटकिनी लगा हुआ है तो उन लोग वहाँ से खोलते हैं और खोलने के बाद अंदर का नज़ारा जब देखते हैं उन लोगों का पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ एक रूम में उसका पत्नी जो पड़ी होती है उसको देखकर उन लोग हल्ला करने लगता है और दूसरा रूम में जब उन लोग देखते हैं तो दूसरा रूम में उसके दो बेटी होती है, दोनों मारे पड़े हुए होते हैं। और अगल-बगल देखने के बाद उसका जो बेटी होती है यानी कि रिंकी घोष उसको देखते हैं तो वो नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ देर खोजने के बाद उसे बेड के नीचे में जब देखा गया तो उसे रोने लगते हैं। रोने लगते हैं, उसका हाथ दोनों बांधा हुआ है और उसका मुँह में कपड़ा बांधा हुआ है। इसको देख के उन्हें बहुत रोने लगता है। कुछ देर के बाद उन लोग पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी कुछ देर के बाद पहुँच जाती है। इसका नज़ारा देखकर पुलिस को भी बकाया हैरान हो जाती है। चल शहर में बहुत पूरी तरह से हल्ला हो जाती है। अलग-अलग न्यूज़ चैनल वाला भी आ जाते हैं, टीवी मीडिया वाला भी आ जाते हैं। इसको कवर करते हैं और दूसरा दिन बहुत ही इस न्यूज़ को बहुत ही वायरल हो जाता है। इधर पुलिस इस लाश को ले जाते हैं और पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं और भेजने के बाद जो दीपक कुमार होता है उस अपराधी को ढूंढने में बहुत ही प्रयास करते हैं। 4-5 दिन बीत जाता है, बीत जाने के बाद भी अपराधी जो होता है उसे पकड़ में नहीं आता है। इसके चलते कई 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 तरह का प्रदर्शन भी होता है, लेकिन दीपक कुमार अभी तक पकड़ा नहीं जाता है। दोस्तों 5 दिन के बाद 16 अप्रैल 2021 को जब दीपक कुमार धनबाद के एक हीरापुर पुलिस लाइन जो एचडीएफसी बैंक होता है उस बैंक से 1.5 लाख रुपया अपने भाई जो मृत्युंजय होता है मृत्युंजय के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। पुलिस जितना भी पुलिस दीपक कुमार का मोबाइल को ट्रेस में लगा सर्वेलेंस में लगा देता है, जिससे जिससे वो पहले जितना देर तक बात करते हैं सभी का मोबाइल को ट्रेस में लगा सर्वेलेंस में लगा देता है, जिससे पता चल सके वो कहाँ गया है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसे पता चल सके किस तरह से बात कर रहा है। उधर दीपक कुमार किसी तरह से अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखता है, किसी तरह का वो इस्तेमाल नहीं करता, जिसके चलते पुलिस को इसे पकड़ने में असुविधा हो रही थी। जिससे अपना जो मोबाइल नंबर होता है उसको भी उन लोग सर्वेलेंस में लगाने के बाद भी उन लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। जो अपराधी को खोजने का होता है उन लोग बहुत ही प्रयास करते हैं। 4-5 दिन बीतने के बाद भी वो जब दीपक कुमार नहीं मिलते हैं तो पुलिस द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया जाता है। जो भी इस व्यक्ति को जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि हीरापुर पुलिस लाइन एचडीएफसी बैंक से उसने 1.5 लाख रुपया का ट्रांसफ़र किया। तो 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करने के बाद जब उसे वहाँ पता चलता है कि उसके भाई के अकाउंट में 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया है, तो पुलिस हीरापुर पुलिस लाइन को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद एचडीएफसी के जो बैंक मैनेजर होता है उसको भी फ़ोन करते हैं और फ़ोटो भी सेंड करते हैं। फ़ोटो भेजने के बाद उसे मैनेजर से कहता है कि आप इस आदमी को देखे हैं? तो वो बताता है कि वो आदमी तो आया था लेकिन 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया है। तो तब तक वो तो वहाँ से जा चुका होता है। तो पुलिस तो मैनेजर से कहता है कि जब भी दोबारा आएगा तो आप हम लोग को ज़रूर फ़ोन कर दीजिएगा।
लगभग वो 12-1 बजे लगभग वो 12 बजे आसपास उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है जो अपने भाई होता है मृत्युंजय, 1.5 लाख रुपया। लगभग 2:30 बजे फिर वो वापस आता है, वापस आने के बाद ये चेक करने के लिए आता है कि जो हम 1.5 लाख रुपये मेरे भाई के ऊपर भाई के अकाउंट में डाले हैं, वो पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। जैसे ही वहाँ पर वो चेक करता है, चेक करने के लिए जाता है तो तुरंत ही पुलिस को मैनेजर ने फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुला लेता है। उधर दीपक कुमार को किसी न किसी तरह से अलग-अलग बहाना करके उसको बैठाया रखता है और बैठाने के बाद तरह-तरह की बातों में उसको उलझा के रखता है। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पहुँच जाने के बाद दीपक कुमार को धर दबोच लेता है, पकड़ लेता है और उसको थाना पर ले आते हैं। थाना पर ले आने के बाद उसे पूछताछ करते हैं। शुरुआती में तो उसने तरह-तरह का इधर-उधर का बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उसने अपना सच्चाई बताना शुरू करता है। तो दीपक कुमार जो है टाटा स्टील में काम करता है और काम करते-करते जो अपना बचपन का दोस्त होता है प्रभु, उससे उसे एक दिन मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद उस दोनों के बीच में बहुत देर तक बातें होती है। तो प्रभु दीपक कुमार को बताता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो प्रभु जी दीपक कुमार बताता है कि मैं टाटा स्टील में जॉब करता हूँ और जॉब करता हूँ और काम काम करता हूँ, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन उस सैलरी से मेरा ज़िंदगी ठीक से नहीं कट रही है। तो प्रभु जी बताता है कि तुम इस काम को छोड़ दो या फिर इस काम करते हुए तुम और दूसरा भी काम कर सकते हो जो कि तुम और अलग और ज़्यादा पैसा तुम कमा सकते हो। प्रभु जो होता है ये ऐसी किस्म का आदमी होता है और उसके पास कई तरह का गाड़ी भी होती है और कई गाड़ी को उसने भाड़ा पे लगा के रखे हैं और कई पैसा कमा रहा है और कई पैसा कमाने के बाद भी उसने याश करने के लिए तरह-तरह की याशी भी करता है और फिर भी इतना पैसा बच जाता है। इसी की बातों में आकर दीपक कुमार भी इसी तरह की ज़िंदगी जीने के लिए सोचता है और उसने कई प्रकार के गाड़ी भी खरीदता है, टाटा सुमो खरीदा है या फिर कई ऐसे गाड़ी भी खरीदा हुआ रहता है, जो कि इस गाड़ी को चलाने के लिए अपने जो भांजा होता है रोशन उसको दे देता है और रोशन उसी गाड़ी को चलाता है और जो भी उसी से इनकम होती है दीपक कुमार को दे दिया जाता है। शुरुआती में तो रोशन उसका जो भांजा होता है ठीक से उसको इनकम दे रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे हमेशा घाटा ही घाटा चल रहा था। दीपक कुमार जो गाड़ी लिया हुआ रहता है वो इंस्टॉलमेंट में लेता है लिया हुआ रहता है और उस पैसा से जो इनकम हो रही थी उस पैसा से उस इंस्टॉलमेंट को भी उन लोग नहीं भर पा रहे थे। तो कई दिन से वो परेशान रहने के चलते अपना जो रोशन होता है भांजा उसे बहुत खपा हो चुका था, उसे एक दिन मारने का प्लान बनाता है। दीपक कुमार सोचता है अगर रोशन को हम मार देते हैं, रोशन को मारने के बाद अगर हम पकड़ा जाते हैं तो हम तो जेल में सड़ेंगे और मेरा परिवार कौन देखेगा। इसीलिए उसने लंबा प्लान बनाया। शुरुआती में तो अपना पत्नी को मार डाले, उसके बाद दोनों बेटी को और जो ट्यूशन टीचर वो पढ़ाने आई थी उसको भी मार डालते हैं और साथ में जो रोशन होता है अपना भांजा उसके परिवार को भी ख़त्म करने के लिए चाहता था। जिसको वो ख़त्म करना चाहता था लेकिन वो तो नहीं ख़त्म कर पाए, लेकिन इसके चलते अपना परिवार को उजाड़ दिया और साथ में जो बेकसूर होती है ट्यूशन टीचर रिंकी घोष उसको भी मार डालते हैं। दोस्तों आज की सच्ची घटना की कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको फिर से जोहार, नमस्कार।